नमस्कार। भूगोल पर 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये एसएससी या फिर किसी भी राज्य की पीएससी या फिर वनडे एग्जाम, इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का तारा है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जब तारा है तो तारे की कुछ, जैसे सूर्य है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और भी कई तारे हैं। ये सभी क्या है? तारे हैं। इनमें क्या होता है, यहाँ पर चार हाइड्रोजन के नाभिक, ठीक है, 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर के एक हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये इनकी ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। इसीलिए तारे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, साथ में आप याद रखेंगे कि जब ये तारों का जन्म होता है तो ये इनकी कुछ निश्चित अवधि भी होती है। जैसे सूर्य है, 5 बिलियन वर्ष इनकी जो है आयु है। ठीक है, 5 बिलियन वर्ष इनकी आयु है। किसकी? सूर्य की। इसी प्रकार हर तारे की कोई ना कोई एज रहती है। तो हम तारों की बात कर रहे हैं। जब जन्म होगा, इनकी एक निश्चित अवधि रहेगी, तो इनका क्या होगा? आखिर में ये मृत होंगे या विस्फोट होगा। आप सभी जानते हैं कि तारे मुख्यतः 3 कलर के होते हैं। कितने? 3 होते हैं। एक होता है लाल, दूसरा होता है श्वेत, ठीक है, श्वेत वामन तारे का नाम सुना होगा, फिर होता है नीला। तो ये जो 3 तारों का कलर जो है 3 प्रकार से चलता है। और अगर प्रारंभिक अवस्था किसी तारे की पूछें तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोटो स्टार। ठीक है, प्रोटो स्टार। और अंत की जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुपरनोवा। ठीक है, सुपरनोवा। सुपरनोवा वो स्थिति है जब एक तारा मृत प्राय स्थिति में आ जाता है, जहां उसका विस्फोट होता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ उसे हाइड्रोजन मिलना बंद हो जाता है, सिर्फ हीलियम उसके पास बचता है। इस प्रकार वो एक बड़ा रूप ले लेता है और ये विस्फोट हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम 22 फरवरी की बात करें तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 22 मार्च की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस। ठीक है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इन्हें याद रखेंगे। विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में क्या मनाते हैं? 22 मार्च को। फिर उसके बाद में आता है 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को हम किस रूप में मनाते हैं? तो इसे मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। ठीक है, किस रूप में? विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार की जो इसकी जो इम्पोर्टेंट इसलिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि पूछा भी गया है। तो इस बार की इसकी थीम आप याद रखेंगे। तो इसकी जो थीम है वो क्या है? इन्वेस्ट। 2022 की थीम क्या है? इन्वेस्ट अवर प्लेनेट। ठीक है, मतलब हमारे ग्रह में निवेश करें, ये इस बार की थीम है। अगर हम बात करें 22 मई की, तो 22 मई को जो है हम मनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम 22 मई को। अब हमारे कुछ पर्यावरण से संबंधित, भूगोल से संबंधित कुछ अन्य दिवस हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। आप अपना भी याद रखेंगे कि 3 जनवरी, इसे हम क्यों याद रखेंगे? 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई। साथ में ही है 5 जून, 16 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च, 27 सितंबर, 6 अक्टूबर। ठीक है, तो इन्हें हम क्यों याद रखेंगे? इन्हें याद रखने के लिए देखिए, 3 जनवरी को मैंने आपको बताया था कि 3 जनवरी को क्या होता है? उपसौर की स्थिति होती है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक होती है। 4 जुलाई की बात करें तो ये अपसौर की स्थिति होती है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। 5 जून की बात करें तो ये मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में क्या मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। 16 सितंबर की बात करें तो इस दिन मनाते हैं हम ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस। ठीक है, 21 मार्च की अगर हम बात करें तो इस दिन मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये 27 सितंबर की अगर हम बात करें तो इस दिन मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। और 6 अक्टूबर विश्व वन्य प्राणी दिवस। ठीक है, विश्व वन्य प्राणी दिवस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे जिन्हें हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारे एग्जाम के काफ़ी अच्छे प्रश्न भी हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। तो देखिए मैं बता चुका हूँ आपको कोटोवैक्सी के बारे में। ये कहाँ पर है, ये इक्वेडोर में है, ठीक है, कहाँ पर है, इक्वेडोर में है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है सक्रिय है, निष्क्रिय है, सुषुप्त है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और साथ में आप याद रखेंगे कि ये विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, तो आप इतना याद रखेंगे। दूसरा अगर स्ट्राम्बोली की बात करें, स्ट्राम्बोली की बात करें तो ये देखिए जो स्ट्राम्बोली है ये कहाँ पर है, ये इटली में है। कहाँ पर है, एक लिपरी द्वीप है, लिपरी द्वीप भी आपसे पूछा जा सकता है, लिपरी द्वीप, ठीक है, तो लिपरी द्वीप इटली में है। ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, बी है। एटना की अगर हम बात करें तो ये सिसिली द्वीप पर है। कहाँ पर है, सिसिली द्वीप इटली में, सिसिली द्वीप इटली में। अगर फ्यूजियामा की बात करें तो फ्यूजियामा जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, ये भी सक्रिय है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पर है, ये जापान में है, ठीक है, जापान में। ये सबसे जो फ्यूजियामा है ये एक तरह का क्या है, पर्वत है, ये सभी पर्वतों का रूप ले लेते हैं। तो ये जो है फ्यूजियामा जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत जापान का, तो आप इतना याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे स्ट्राम्बोली को प्रकाश स्तंभ क्यों कहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये एक द्वीप है लिपरी, जो कहाँ स्थित है, भूमध्य सागर के एक और छोटा सा सागर है टायरसियर, तो उसमें ये स्थित है और ये हमेशा जलता हुआ दिखाई देता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्ट्राम्बोली को प्रकाश स्तंभ भूमध्य सागर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। अगर हम माउंट मैकिनले की बात करें तो ये जो है कहाँ स्थित है, ये यूएसए का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, यूएसए नहीं बल्कि पूरे उत्तरी अमेरिका का, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है, उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर, ठीक है, सर्वोच्च शिखर है, तो आप इतना याद रखेंगे, उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है। ये स्थित कहाँ पर है, तो अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो ये जो है आप सभी जानते हैं कि अलास्का एक प्रदेश है अमेरिका का, तो अलास्का में ही अलास्का श्रेणी पर्वत श्रेणी है जहाँ पर ये माउंट मैकिनले चोटी जो है स्थित है। माउंट अल्बर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में एक पर्वत श्रेणी है, एक पर्वत श्रेणी है जिसे बोलते हैं रॉकी पर्वत श्रेणी, ठीक है, रॉकी पर्वत श्रेणी। तो रॉकी पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट अल्बर्ट है, ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। तो माउंट अल्बर्ट जो है रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलीमंजारो की अगर हम बात करें तो देखिए माउंट जो किलीमंजारो है ये आप सभी जानते हैं कि अफ्रीका में है। कहाँ पर है, अफ्रीका में है, अफ्रीका में एक पर्वत है। तो माउंट किलीमंजारो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, सर्वोच्च चोटी है। कई बार आपसे ये देश का नाम पूछ दिया जाएगा तो आप याद रखेंगे कि ये तंजानिया में स्थित है। क्या, ये सर्वोच्च जो चोटी है ये तंजानिया में स्थित है। सागर माथा की बात करें तो आप सभी जानते हैं सागर माथा किसे कहते हैं, सागर माथा नेपाल में कहते हैं किसको, माउंट एवरेस्ट को, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, माउंट जो एवरेस्ट है उसे कहते हैं सागर माथा, नेपाल में सागर माथा कहते हैं, और सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है, तो आप इतना याद रखेंगे। कितनी है, 8,848 है हालांकि, लेकिन आपको कई जगह 8,850 भी मिलेगा, तो इसके ज़्यादा चक्कर में ना पड़े। ये जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, और ये जो है हिमालय पर्वत में है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, हिमालय पर्वत में है, और साथ में ही ये नेपाल में स्थित है, ना कि भारत में, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आप समझ गए होंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक डाक घर वाला देश कौन सा है। अगर सबसे अधिक डाकों की बात करें, डाकघर की बात करें, तो जो है भारत में सबसे अधिक डाकघर हैं, ठीक है। अब तो करीबन 2017 तक इसमें करीबन 1,54,000 डाकघर थे, तो अब और ज़्यादा बढ़ गए होंगे, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थल मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। मैंने आपको बताया था कि जो मंदाकिनी नदी है ये अलकनंदा से मिलती है, इसका मतलब ये उत्तराखंड में बहती है। किस में बहती है? उत्तराखंड में बहती है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। उत्तराखंड में इसके किनारे गौरीकुंड स्थित है, रामबाड़ा स्थित है, गुप्त काशी, गुप्त मंदाकिनी है, ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन आप इतना याद रखेंगे जो गुप्त काशी है ये मंदाकिनी नदी के किनारे है। ठीक है, अयोध्या की बात करें तो ये जो है ये अयोध्या यूपी में है, आप सभी जानते हैं, सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। तो इस प्रश्न का आंसर डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है अमृतधारा जलप्रपात। अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में है? अगर हम अमृतधारा जलप्रपात की बात करें तो ये जो है किस नदी पर है? आप ये भी याद रखेंगे किस नदी पर है? हसदेव नदी है, हसदेव या हसदो। ठीक है, हसदो नदी पर। ये कहाँ पर स्थित है? आप सभी जानते हैं, ये जो है हसदेव या हसदो नदी छत्तीसगढ़ में बहती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी है। आप याद रखेंगे ही, जो हसदेव है इस पर दो जलप्रपात हैं, एक तो आपने देख लिया अमृतधारा जलप्रपात और दूसरा है देवधारा जलप्रपात। कौन सा? देवधारा जलप्रपात। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। जो अमृतधारा जलप्रपात है, यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृतधारा महोत्सव का आयोजन होता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस महाद्वीप से होकर विषुवत, कर्क और मकर रेखाएं गुजरती हैं? अगर हम इन तीनों रेखाओं की बात करें तो ये तीनों रेखाएं एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका से गुजरती हैं। किससे गुजरती हैं? अफ्रीका से। ये तीनों ही रेखाएं अफ्रीका से गुजरती हैं। अफ्रीका को हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इतना भी याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस देश को यूरोप का भारत, ठीक है, किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? तो देखिए यूरोप का भारत जो है इटली को कहते हैं। किसको कहते हैं? इटली को कहते हैं। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए भारत कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार से इटली कृषि प्रधान देश है। ठीक है, भारत में जिस प्रकार से हिमालय है उसी प्रकार से इटली में आल्प्स पर्वत है। ठीक है, आल्प्स पर्वत है। तो दूसरा है इटली में जो है पो नदी है, पो नदी इटली की मुख्य नदी है, जिसे क्या कहते हैं? इटली की गंगा। ठीक है, पो नदी जैसे भारत में गंगा नदी है, उसी प्रकार से इटली में एक पो नदी है। ठीक है, इसकी सिमिलरिटी है, इसी वजह से पो नदी को क्या कहते हैं? इटली की गंगा। तो आप ये भी याद रखेंगे, इटली की गंगा। तो ये कुछ जो है सिमिलरिटी हैं जिसके वजह से यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। फ्रांस के बारे में आप इतना याद रखेंगे कि इसे लघु यूरोप कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु यूरोप कहते हैं। साथ में ही इसे कहते हैं किसानों का देश, किसानों का देश। ठीक है, तो ये भी आप ऐसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है कि लाइकेन किस वनस्पति का उदाहरण है? अगर हम लाइकेन की बात करें तो देखिए ये जो टुंड्रा वनस्पति है, टुंड्रा वनस्पति में क्या होता है? यह बर्फ से ढके रहते हैं। यह जो पहाड़ या पर्वत टाइप के होते हैं बहुत ऊंचाई पर, तो ये बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र होता है। ठीक है, जब ये बर्फ गर्मियों में हल्की घुलती है तो उस समय यहाँ पर मॉस और लाइकेन, ठीक है, मॉस और लाइकेन उगते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी है। लाइकेन और मॉस जो है टुंड्रा वनस्पति का उदाहरण है। चलिए आज हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।